नमस्कार। कहाँ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एलन मस्क के बारे में, जिन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में निखिल निखिल कामत के पॉडकास्ट में एक बारे में बात किया था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको आजकल जिनके पास अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है, वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्योंकि जिसके पास इस समय जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, वह उतना ही ज़्यादा ताकतवर आदमी होगा, वह उतना ही ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ बना पाएगा, मार्केट को समझ पाएगा और उसमें उतार पाएगा। तो एक तरह से उन्होंने इसी बारे में बात किया था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, मोर इन्फॉर्मेशन जब हम लेंगे तो हमारे पास एक आइडिया होगा, एक विचारधारा होगी, और उस विचारधारा से मिलके हम नए रिसर्च कर पाएंगे, अपने जीवन को आसान बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उन्होंने एक बात कही कि यह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है जो हमें चींटियों और मधुमक्खियों से ज़्यादा एडवांस बनाता है और ज़्यादा मजबूत बनाता है। ऐसा उनका क्यों कहना था? चींटियों और मधुमक्खियों से ही वो कंपेयर क्यों किए? क्योंकि आपको पता है कि आप कभी अगर देखे होंगे तो चींटियों और मधुमक्खियों में इतनी एकता होती है कि वो छोटी सी भी बड़ी से बड़े काम को भी वह मिल के और सॉल्व कर लेती हैं। आप YouTube पे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। इवन आप कुछ साल पहले तक सुने होंगे कि कुछ जो देश के लोग होते हैं, देश की आर्मी होती है, वो मधुमक्खियों को ट्रेंड करती है दूसरे देशों पे हमला करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उनसे एक बात और पूछी गई कि आपने ट्विटर क्यों खरीदा? फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए हमें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और वहाँ पे मोर पीपुल, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इकट्ठा हो रही है। और एक आप सर्वे करके, एक नज़रिया लगा के और उस पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का किधर झुकाव है, और उस हिसाब से आप मार्केट में प्रोडक्ट उतार सकते हैं या उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि इंसान किस चीज़ से ज़्यादा परेशान है और किस चीज़ से उसको बोरियत होने लगी है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई यूनिक एक चीज़ है तो सबको चाहिए, अगर 2 चीज़ है तो कुछ लोगों को चाहिए, और 10 चीज़ है तो कुछ किसी को नहीं चाहिए। यानी ज़्यादा चीज़ जो जब आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और कम चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो इस चीज़ को वो बताए। उन्होंने यही कहा कि मैंने ट्विटर इसलिए ख़रीदा कि इससे सेंसरशिप बढ़ेगी, बॉट्स बढ़ेंगे, या यह कुछ लोगों के हाथ में चला गया जो सच्चाई को दबाएं या डेटा को मैनिपुलेट कर दें। इससे क्या होगा? सभ्यता को सोचने समझने की क्षमता का नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक डिक्टेटरशिप जो है, अगर कोई भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी किसी एक के हाथ में चला जाए, किसी देश का रिसोर्स किसी 1-2 हाथ में चला जाए, तो वह कंट्रोल कर लेगा हर चीज़ पे। और एक तरह से क्या होगा कि जो मनुष्य अपने आप से लड़ेगा या समाज के लिए लड़ेगा या कुछ नया इनोवेशन करना चाहेगा, तो उसको इस चीज़ से दबा दिया जाएगा कि ये आगे ना बढ़ पाए, जिससे कि जिसके पास रिसोर्स है उससे वो रिसोर्स छिन जाए, लोग इसके तरफ हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने यह जवाब दिया था।
उन्होंने एक और बात बताई कि न्यूरालिंक आने वाला समय जो होगा वो न्यूरालिंक का होगा। तो क्या न्यूरालिंक इतना जल्दी आ जाएगा? इतना आसान है कि आप बिना बोले एक दूसरे की मन की बात समझ जाएंगे, अपनी भावनाएं एक दूसरे से कह पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जब आएगा तो वो मिल के, और क्वांटम कंप्यूटर जब में आएगा तो वो मिल के चीज़ें बदल सकती हैं या पूरे ह्यूमन लाइफ को बदल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन उनका ये था कि जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है वर्किंग के लिए ऑप्शनल होगा। कुछ लोगों ने उनको टॉलरेट किया। बहुत लोगों का ये मानना है कि क्या करता है कि कुछ लोगों को झाड़ पे चढ़ाता है। क्या ये बात सही है कि एक शगुफा छोड़ के कुछ लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ किया जाता है? कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ऐसा है तो क्यों संसाधन इकट्ठा करना, क्यों इतना मेहनत करना? क्या ऐसा है? कुछ लोगों ने कहा कि लोगों की क्षमता को ये कमज़ोर करने का तरीका है, दूसरे देशों के लोगों को बरगलाने का तरीका है कि आने वाला समय में काम। लेकिन आप याद करिए कि जब उद्योग क्रांति आई थी तो लोगों को 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, क्योंकि कुछ ही % लोग थे जो ट्रेंड थे। उसमें आपको पता होगा कि इंजीनियर्स की मांग कितनी थी, IITians की मांग कितनी ज़्यादा थी, डॉक्टर्स की मांग कितनी ज़्यादा थी। जब औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जनरली आया, उस समय इंजीनियर्स की कितनी ज़्यादा मांग थी। जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। फिर वो भी दौर धीमे धीमे समाप्त हुआ। फिर लोग 8 घंटे वर्क पे आए। 8 घंटे वर्क पे आने के बाद फिर 6 दिन वर्क हुआ। 7 दिन पहले फिर 6 दिन वर्क हुआ। 6 दिन के बाद 5 दिन वर्क हुआ। अब कुछ देशों में 3 दिन वर्क पे काम चल रहा है। ये उन्होंने गलत कोई बात नहीं कही है। ये बात सही है कि आने वाला समय जब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, उनके पास हर तरफ का डाटा होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपकी शरीर के हिसाब से वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि एनर्जी कंजप्शन, आने वाला समय रुपयों का नहीं होगा, एनर्जी का होगा। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उसी का सिक्का हर जगह चलेगा। यानी उन्होंने कहा कि जब AI आएगा तो वो जब सोलर चिप्स ज़्यादा बना लेगा और जब यह सर्कुलर एक इकोनॉमी बना लेगी तो आपके पास कॉस्ट जो है, कॉस्ट इफेक्टिव जीरो हो जाएगी। और जब कॉस्ट इफेक्टिव जीरो हो जाएगी तो इस तरह से जो वैल्यू होगी सामानों की वह एकदम मिनिमम हो जाएगी। तब आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि रोबोट सारी चीज़ें करेगा, क्योंकि कॉस्ट तो लगेगा नहीं। जो भी कॉस्ट लगता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है और एनर्जी पे लगता है। एनर्जी से ही ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्योंकि जब कोयले भाप का इंजन बना तब ट्रेन चली, ठीक। तो एनर्जी से ही चलता है आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो जब एनर्जी का कॉस्ट आप जीरो कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री हो जाएगा और लेबर चार्ज भी फ्री हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन और लेबर चार्ज फ्री होगा तो जाहिर सी बात है कि तब वर्क ऑप्शनल हो जाएगा, सारे काम रोबोट्स कर देंगे और जो भी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें होंगी लोगों को फ्री में मिल जाएंगी। तब लोगों के पास केवल काम होगा कि अपनी फैंटेसी पूरा करने के लिए, अपनी रुचि के अनुसार वो जो काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कि हम किसके लिए, किस चीज़ के लिए याद किया जाए, वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मनोरंजन कर सकते हैं, गार्डन में अपना खेती कर सकते हैं। एज ए खेती तो रोबोट भी करेगा, लेकिन उनकी फैंटेसी होगी कि हम थोड़ा कुछ काम करें अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस तरह चीज़ें होंगी। लेकिन एक्सरसाइज भी क्या ऑप्शनल हो जाएगा फ्यूचर में? आज हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी के लिए, मे बी, क्योंकि जब हम सब ऑर्गन्स का अल्टरनेटिव खोज लेंगे
तो हम मनुष्य को कोई भी ऑर्गन फेलियर होगा हम तुरंत रिप्लेस कर देंगे। अभी तक मनुष्य इसीलिए डरताया है कि उसको पता नहीं है कि उसकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो वो आपकी बॉडी को स्कैन करके आपका हर रोज़ आप अपनी बॉडी के हिसाब से खाना खा सकते हैं, हर रोज़ आपको मेडिकल चेकअप मिल जाएगा हर चीज़ें। तो इससे आप जो चाहें सो खा सकते हैं और एक्सरसाइज में भी नेग्लिजिबल हो सकता है मेरा मानना है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपके पास केवल एक आपका काम रहेगा कि आप अपनी रुचि के हिसाब से कर सकते हैं। तो यानी एलन मस्क की जो बात है वो बिल्कुल सही है। इतना जल्दी नहीं होगा, हम हो सकता है कि हम लोग बूढ़े हो जाएं तब तक ये पॉसिबल है, तब तक भी पॉसिबल नहीं हो सकता है आने वाले 100 साल में हो, लेकिन यह पॉसिबल है। जिस तरह से ब्लैक होल कुछ 100 साल पहले उसकी थ्योरी पता चली, ये उस पर काम होते होते, लेकिन तब मनुष्य काम कर रहा था। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, तो मनुष्य से 100 गुना 1000 गुना तेज ये काम होगा। तो आप मान के चलिए कि इस चीज़ें पॉसिबल हैं। धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।